कि यदि उसमें कोई इंटरसेक्शन ना हो, किसी चीज को हम पार्ट करें तो उसमें कोई इंटरसेक्शन ना हो, तो इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे? पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। इसको हम लोग क्या लिखें? पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए सेट ऑफ इवेंट, ए सेट ऑफ इवेंट E1, E2 dash En is said to be represent a partition. It said to be represent a partition of sample spaces, sample space S if पहला, इसमें से पहला कंडीशन क्या होती है? इफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन डैश डैश इंटरसेक्शन En इक्वल टू 5, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरसेक्शन ना हो, इंटरसेक्शन ना हो। या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू में 5, ऐसा हो। वेयर I एंड J, I नॉट इक्वल टू J, I नॉट इक्वल टू J इक्वल टू 1 2 3 and so on। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यह पार्टीशन है। इसकी जो दूसरी कंडीशन होती है कि इन सबका अगर यूनियन लिया जाए, मीन्स E1 यूनियन E2 यूनियन डैश यूनियन En, ये किसके बराबर होना चाहिए? सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाना चाहिए। एंड जो तीसरी जो इसकी कंडीशन है वो है कि P ऑफ EI इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0, या 0 के बराबर होना चाहिए। फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 अप टू N, ये ऐसा हो तो इस अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई करता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि वह सैंपल स्पेस का पार्टीशन है। जैसे हमारे घरों में अगर हम अपने कमरे में टाइल्स की बात करें, अगर पूरे रूम को यदि मैं एक एस मान लेता हूँ सैंपल स्पेस, तो उसमें जितनी भी टाइल्स लगी हुई हैं, बिल्कुल टाइल्स में दो टाइल्स को जब ज्वाइन किया गया है तो उसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग नहीं है। तो वो सारे की सारी टाइल्स क्या हैं? अगर सभी टाइल्स की एरिया को प्लस कर दिया जाए तो पूरा हॉल का जो क्या बनेगा? वो एरिया बन जाएगी। तो देखो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। और सभी का इंटरसेक्शन निकाला जाए, यानी कि दो टाइल्स के बीच में तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब कि उसका जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर है? 5 के बराबर है। और हर टाइल्स का यदि प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो किसी की भी 0 नहीं आएगी, सबकी प्रोबेबिलिटी 0 से क्या आएगी? बढ़ी आएगी। ठीक है बेटा, तो इसको हम बोलेंगे पार्टीशन। ये समझ में आया क्या समीर जयेश? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि पार्टीशन का मतलब ये है कि जब किसी सैंपल स्पेस के जितने भी इवेंट्स होते हैं, अगर हर इवेंट में किसी प्रकार का कोई इंटरसेक्शन ना हो, पहली कंडीशन, सारे इवेंट का जो यूनियन लिया जाए वह उसी सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, और तीसरी कंडीशन है हर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वह 0 से बढ़ी जाए। तो इस टाइप के इस इवेंट्स को हम बोलेंगे कि यह पार्टीशन है। समझ आ गया बेटा? ये सारे इवेंट इंडिविजुअली क्या कहे जाएंगे? पार्टीशन कहे जाएंगे। आगे ये हैं? पहले वाले में इंटरसेक्शन नहीं था ना सर? हाँ, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरे वाले में यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर होनी चाहिए। तीसरे वाले में हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है? ओके सर। हाँ सर। अब हम लोग को पढ़ना है टोटल प्रोबेबिलिटी।
हाँ सर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है सर, बीच बीच में नेटवर्क की सर, बीच बीच में कभी कभार क्लियर दिखता है, फिर वापस वही सेम हो जाता है, इधर हो जाता है। अच्छा, सर एक मिनट इसका फोटो। हाँ हाँ फोटो भेज दूंगा मैं। अब हम लोग बात करें टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब जैसे ऑलरेडी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी प्रोबेबिलिटी है उन सबका सम क्या कहलाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो टोटल प्रोबेबिलिटी को यदि पी या ए से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, जैसे मान लो कोई सैंपल स्पेस है और उसमें E1 E2 E3 लेकर के En तक बहुत सारे अगर इवेंट्स हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग कैसे इसको डिनोट करेंगे, तो ये होता है P ऑफ E1 इंटू में P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A स्टोक E2 प्लस डैश डैश प्लस P ऑफ En इंटू P ऑफ A स्ट्रोक En। ये टोटल प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाएगा। वे अच्छा ये क्या है, तो वेयर E1 E2 डैश En और पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एंड ये क्या है, ये इधर इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी वांट, या जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। या कोई मान लो कि ए इज एनी इवेंट, ऐसे लिख लो ए इज एनी इवेंट, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, जो ये टोटल प्रोबेबिलिटी के नाम से ये जाना जाएगा। अब ये हमें ये समझना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी या पार्टीशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक्चुअली इन्हीं दोनों की हेल्प से हमें बेस थ्योरम एक्सप्लेन करना है, और बेस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है इसी से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि बेस थ्योरम क्या है। एक्चुअल में बेस थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो बेस थ्योरम क्या होता है, जब किसी चीज को, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि बेस थ्योरम क्या है। जैसे मान लो कि अपने पास मतलब 3 व्हीकल्स हैं, एक कार है, ये मान लो एक कार है, यहाँ पे कोई एक मान लो कि ये स्कूटर है, मान लो ऐसे ही कि ये कोई स्कूटर है, और एक मान लो कि ट्रक है, यहां मान लो कि कोई एक ट्रक है। अब इससे रोड पर मान लो कि एक्सीडेंट होने का, 1 मिनट मान लो कि यहां से कार से एक्सीडेंट होने के जो चांसेस है वह 3/10 है, स्कूटर से एक्सीडेंट होने का 2/5 है, इससे एक्सीडेंट होने का जो चांस है
वह 3 मान लो कि 7 है। अब अगर ये आपसे पूछाता है कि रोड पे एक्सीडेंट स्कूटर से हुआ है, रोड पे एक्सीडेंट स्कूटर से हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बहुत सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि रोड पे एक्सीडेंट स्कूटर से हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5 है। समझ में आ रही है बेटा? मेरी आवाज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ? सर हाँ सर नहीं हो रही सर, नहीं आ रहा समझ में। आवाज क्लियर पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है बताओ? आवाज कट रही है क्या? क्लियर आ रही है। हैं? प्रीति सर अभी समीर सर मुझे तो क्लियर आ रही है सर। अच्छा जयेश देखो, ये तीन व्हीकल्स हैं, तीनों व्हीकल के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दिया है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया है और वह एक्सीडेंट किससे हुआ है? तो स्कूटर से हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि कार स्कूटर से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5 है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करता हूँ और मैं ये पूछता हूँ कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, अब ये बताओ कि वह एक्सीडेंट स्कूटर से हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? या वह एक्सीडेंट स्कूटर से होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। एक्सीडेंट हो गया है लेकिन एक्सीडेंट के स्कूटर से होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो अब यहाँ पे हमें रीजन फाइंड करना है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट किससे हुआ है, तो ये आपके लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे बेस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं? उसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, मतलब रीजन की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। फाइंड द रीजन। समझ में आ गया? कोई चीज हो चुकी है तो अगर हो चुकी है तो वह इस वजह से हुई है, उस वजह की हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, और यही क्या होता है? बेस थ्योरम कहलाता है। समझ में आ गई क्या बात? जय इस बात समझ में आई? हेलो सर। हाँ सर बोलो। सर नहीं आई सर समझ में। सुबह करेगा सर क्लास, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आ रही है सर। तो सुबह जल्दी करो बेटा, कल तो संडे है ना। हाँ सर। तो सुबह कितने बजे आ सकते हो? 6 बजे? हाँ सर 6 से 7 और 7 से 8। ठीक है। समीर? हाँ सर 7 से 8 मैच ले लेगा। अच्छा 7 से 8 मैथ्स करो, गुड। हाँ सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर 7 से 8 में। तुमको तो 6 बजे ही जगना है। और 6 से 7 आप फिजिक्स ले लेना। हाँ ठीक है, चलो ठीक है फिर सुबह हाँ जागी जाना बेटा। सर। सर सुबह कल ऐसी उठना है ना, कोई पूजा है ना सर कल? हैं? कल कोई पूजा है ना सर, कोई पूजा करना